नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है बड़ी बहस मुकाबला का। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार आने पर पीएफआई के साथ बजरंग दल को बैन करने का ऐलान कर दिया। ध्यान रखने की बात यह है कि पीएफआई को कर्नाटक में पहले से ही बैन किया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस सरकार में आने पर किसे बैन करेगी? जाहिर है कांग्रेस के मैनिफेस्टो का मतलब है कि सरकार में आने पर वो बजरंग दल को बैन कर देगी। कर्नाटक के चुनाव को तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने के लिए यह एक मुद्दा ही काफी था। पीएम मोदी ने इसमें 2 तड़के और लगा दिए। एक तो उन्होंने कहा कि श्री राम पर ताला लगाने वाली कांग्रेस अब बजरंग बली पर भी ताला लगा रही है। दूसरा, लगे हाथ पाटला हाउस का जिक्र भी छेड़ दिया। सोनिया का नाम लिए बिना आतंकवाद पर आंसू, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल जैसे मुद्दे भी गर्म कर दिए। कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो में हिंदूवादी संगठन पर बैन का क्या असर होगा, ये तो चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की बजरंग बली से सियासी दुश्मनी हो गई है? क्या ये मुद्दा सिर्फ कर्नाटक तक ही रहेगा या बीजेपी इसे पूरे देश में बुनाएगी? क्या ये 24 में कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? इन्हीं सवालों पर खास मेहमानों के साथ होगी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या बजरंग दल पर बैन लगने वाला है? क्या कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाएगी? पीएम मोदी ने बजरंग दल बैन के वादे पर क्या कहा? कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण जरूरी या मजबूरी? कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है और सरकार आने पर दोनों पर बैन लगाने का वादा किया है। कर्नाटक में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी, नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन का वादा। पीएफआई के साथ बजरंग दल पर भी बैन लगाने का वादा किया है। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अब कर्नाटक चुनाव में वोटरों को बांटने की लाइन खिंच गई है, जिसकी एक तरफ राहुल की कांग्रेस और ओवैसी दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी और मोदी ने बजरंग दल पर बैन के वादे पर कांग्रेस को आड़े हाथों तो लिया ही, इसके साथ ही कांग्रेस को पाटला हाउस में आतंकियों के एनकाउंटर पर सोनिया गांधी के आंसुओं की भी याद दिलाई। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कर्नाटक चुनाव अब 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ पीएफआई के सिंपैथाइजर हैं तो दूसरी तरफ बजरंग दल के सिंपैथाइजर। एक तरफ कांग्रेस हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने में लगी है, बजरंग दल को पीएफआई से खतरनाक बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन मुद्दों पर वोटर्स किसके साथ जाएंगे? क्या वोटर्स बजरंग दल पर बैन का समर्थन करेंगे या पीएफआई से तुलना का जवाब देंगे?
और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, रतन शारदा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। श्रीराज नायर, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आदिल हसन, प्रवक्ता AIMIM, अनुराग भतौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी आपसे कर रही हूं। बीजेपी का सीधे सीधे आप पर यही आरोप है कि अब कांग्रेस खुलकर तुष्टीकरण पर आ गई है। आपको अपने वोट बैंक के खिसकने का डर सता रहा है, इसलिए आप खुलकर अब हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा शुरू कर चुके हैं कर्नाटक में। हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा तो आज की डेट में हताश, निराश और कहीं ना कहीं अपने हार के डर से भयाक्रांत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जिस तरीके से वो अपने साथियों के साथ इस एजेंडे को फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रही है, उससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 40 सीटों से भी नीचे आ रही है। पहले प्रधानमंत्री जी बिना मतलब का अनर्गल प्राप्त, कुछ नहीं हुआ तो कहन साहब मुझे गाली दी, कभी कहते हैं किलो में गाली दी, कभी कहते हैं गिन करके गाली दी। ऐसा रोता हुआ प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में न कभी आया था न कभी आएगा। दूसरी बात, आज उन्होंने मेरे आराध्य भगवान श्री राम का नाम, भगवान हनुमान जी का नाम लेकर के जिस तरीके से झूठ बोला है और वोटों की जो राजनीति करी है, जो लोग भी मेरे आराध्य हनुमान जी का नाम लेकर के झूठ बोलेंगे, वोटों की फसल की बात करेंगे, वो पाप के भागी भी बनेंगे, श्राप के भागी भी बनेंगे, नरक के भागी भी बनेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं। तीसरी बात मैं आपसे बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी ने आज बाटला हाउस की, तो उन्हीं प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि मनमोहन शर्मा जी को अशोक चक्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया था या कांग्रेस की सरकार ने दिया था। और ये सारे मुद्दे आज ही आपको याद आ रहे हैं। अगर ये मुद्दे इतने गलत हैं, इतने भी गलत हैं अगर ये मुद्दे, तो अब तक न कोई FIR, न कोई लेना, न कोई देना। जब राजपूत जी, आपने दो बड़ी बातें कही। पहला आपने ये कि प्रधानमंत्री विलाप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, बताते रहते हैं कि उन्हें कितनी गाली दी गई। तो ये मौका भी आप ही देते हैं, आप ही प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात रही तुष्टीकरण की, तो इसकी शुरुआत भी तो आप ही ने कर दी ना। एक तरफ PFI है जिसका आतंकी घटनाओं से लिंक आ चुका है, दूसरी तरफ बजरंग दल है जिन दोनों को आपने एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। तो आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। और प्राची, आप सवाल पूछेंगे, हम सारे सवालों का जवाब देंगे। अगर आपको जवाब वो है तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। हमने लिखा है, द कांग्रेस पार्टी इज कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडिंग हेट्रेड अमंग द कम्युनिटीज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। वी बिलीव दैट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन is sacrosanct and it cannot be violated by individuals, organization like Bajrang Dal, PFI, right? और अदर प्रोमोटिंग एनिमिटी ये जो कंपैरिजन आपने किया है, पहले सुनिए गलत बात, ये आधी बात करके आप जनता को भ्रमित मत कीजिए। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, कौन भ्रमित कर रहा है जनता को? मेरे जहन में कोई सवाल आएगा तो वो सवाल मैं आप ही से पूछूंगी। आप ही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं आप ही से तो क्लियर करूंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है सर। पूरा पढ़ तो लेने दीजिए, उसके बाद ही तो पूछेंगे। सुना है सर सुरेंद्र राजपूत जी, ये सबने सुना है और वो दिखाया भी है। मैं बहुत सिंपल से सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपने बता दिया कि जो भी नफरत फैलाएगा, जो भी हेट्रेड फैलाएगा, उसे आप बैन करेंगे, उसे आप किसी भी तरीके से समाज में रहने नहीं देंगे। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि PFI और बजरंग दल का ये जो कनेक्शन आपने निकाल लिया है, आपने इन दोनों को जो समान लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है, इसके पीछे आपके पास कोई आधार होगा, कोई तो फैक्ट्स होंगे आपके पास। PFI को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन बताने वाली भारतीय जनता पार्टी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने देश की सुप्रीम कोर्ट को दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब कांग्रेस ने कहा था इसको बैन करो, तो भारतीय जनता पार्टी कहते नहीं इसको बैन मत करो। ये PFI जो है सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसको बैन करने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है। तो उसको सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, ये नंबर 1।
नंबर 2, चाहे पीएफआई हो चाहे बजरंग दल हो, ये जो भी संविधान के खिलाफ काम करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसमें कौन सी बुरी बात है। रही बात बजरंग दल की, तो बजरंग दल के हुड़दंगी और क्या नाम गोहत्या के नाम पर गौगुंडे जिस तरीके की जो हरकतें करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ। चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, स्पष्ट है, कांग्रेस का एजेंडा स्पष्ट है कि जैसे बजरंग दल के नाम पर गुंडाई फैलाई जाती है या बजरंग दल के नाम पर जो घटनाएं सामने आती हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है अपना एजेंडा। अब इसमें बजरंग बली को जोड़ देना, इसमें हिंदू मुस्लिम को जोड़ देना, तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे हैं। नहीं, पहले मुझे प्राची जी इतना ही कहना है कि मुद्दा किसने बदला है कर्नाटक में। हम गए थे खड़गे साहब के कान में फूंक के कहने के लिए कि आप जहरीला सांप बोलो। खड़गे साहब के जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, हम गए थे उनको कहने के लिए कि नालायक बोलो। और हम गए थे इन कांग्रेसियों को कहने के लिए कि अपनी मैनिफेस्टो में आप बजरंग दल और इसकी तुलना साथ करो। जब आपकी जमीन वहां खसकने लगी है, आपको समझ आ गया है कि आप वहां चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, तो आप तुष्टीकरण का कार्ड कर रहे हैं। हनुमान जी का जो है, आप बजरंग बली या हनुमान जो उसको मानने वाले लोग हैं या उनके नाम से कोई संस्था दी, आपके पास कोई तथ्य है, तर्क है, तो आप कार्रवाई कर लेते। आपके पास तो राजस्थान में भी सरकार है, आपके पास छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, आज तक कोई कार्रवाई कर पाए क्या आप वहां पर? तो केवल वहां आपको तुष्टीकरण करना है मुसलमानों का, इसलिए आप अपने इसमें लिख रहे हैं कि हम जो है बजरंग दल को इसके साथ लाएंगे। अभी इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। यदि मैं सुरेंद्र राजपूत को कहता हूं कि आप दिखाओ कहां पर लिखा है, भाजपा ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्र वो है वो संगठन। हमने तो इनसे, उनकी सरकार थी, हमने इनसे पूछा था केंद्र सरकार की ओर से कि आप उनके दस्तावेज भेजिए पीएफआई के। अपने शासन में इन्होंने पीएफआई का कोई दस्तावेज इस तरह का नहीं भेजा कर्नाटक की सरकार ने। और 1700 पीएफआई के जो आरोपी थे उनको इन्होंने बकायदा उनके ऊपर से केस हटाया, उनको जो है रिलीफ दिया। ठीक। तो ये कांग्रेस जो है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मानी जाती है और खासकर आतंकियों संगठन के लिए। और ये इस बात पे ये किसको नहीं जानकारी है कि सोनिया गांधी के आंखों से रात भर वो सो नहीं पाई और बाटला हाउस कांड के बाद जो है उनके आंखों से आंसू बहते रहे। ये बात हमने, लेकिन आप भी तो इतिहास को आप भी तो उठा कर लेकर आते रहते हैं के शर्मा जी। आप भी तो इतिहास की लकीर पीटते रहते हैं। आपके पास मुद्दे हैं, आपकी सरकार थी, आप उपलब्धियों को गिनाइए ना। आप क्यों उनके तुष्टीकरण वाले जाल में फंसते जा रहे हैं? वाह प्राची जी, आप भी गजब सवाल हमसे पूछ रही हैं। हम तो डेवलपमेंट के मुद्दे लेकर बात ही कर रहे हैं अपने। लेकिन यदि आप इस तरह से वहां पर वैमनस्यता फैलाएंगे, इस तरह से आप तुष्टीकरण करेंगे, तो हम जबान बंद करें। हम राजनीतिक दल है ना, ये समाज के मुद्दे नहीं है क्या? ये समाज के मुद्दे नहीं है कि आप तुष्टीकरण के लिए किसी समाज, किसी धर्म, आप हिंदू धर्म को आप आतंकी कहो। चलिए इसका जवाब के अस्तित्व पर एफिडेविट, इसका जवाब सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपसे लूं, उससे पहले बाकी मेहमानों को मैं चर्चा में ले आती हूँ। ठीक है, एक सेकंड, मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में ले आती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस के हैं। ठीक है, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, सामने तो कांग्रेस के चेहरे हम दिखाएंगे कांग्रेस। ठीक है सर, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, चाहे कर्नाटक हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आरोप इसी तरीके के बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि पूरा का पूरा विपक्ष तुष्टीकरण करने में लगा हुआ है। कर्नाटक में चाहे बजरंग दल को बैन करने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ के हत्या का मामला हो या फिर उसके खात्मे का मामला हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या ये हो गई है कि सत्ता में रहती है तो सत्ता का धर्म नहीं निभाती है, विपक्ष में रहती है तो विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। भाई सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वहां पे है, चुनाव आ गया, जहां जहां चुनाव आता है वहां आपको अपनी उपलब्धि गिनानी चाहिए। आप गिनाइए कि आपने कर्नाटका में क्या क्या किया है इन सालों में, जितने साल आपकी सरकार रही है। तो उपलब्धि नहीं गिनाने की बजाय आप इधर उधर की बातें करते, इसका मतलब क्या है? भाई सत्ता में आप रहे हैं ना, तो आप बताइए ना आपने कितने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, आप बताइए आपने कर्नाटका में कितना रोजगार दिया, आप बताइए कर्नाटका में आपने कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बनवाई, आप बताइए कर्नाटका में आपने शिक्षा व्यवस्था में क्या किया, आप बताइए युवाओं के लिए आपने क्या किया, आप बताइए कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया, आप बताइए कि आपने विकास में क्या क्या योगदान दिया है और आपने कौन कौन सा विकास किया है, वो डंकी की चोट पे गिनाइए। तो भारतीय जनता पार्टी वो ना गिना के, उसको लगता है सबसे इजी और बहुत ही आसान मुद्दा होता है कि आप इस नफरत की बात करो और थोड़ा सा इधर उधर की बात करो, तो शायद उससे आसान होगा, उससे प्रचार करना आसान होता है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में शांति कैसे रहे, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े,
हिंदुस्तान कैसे विकास के रास्ते पे जाए। तो ये तो तभी होगा ना जब हिंदुस्तान के अंदर में अमन माने एक दूसरे से सब मिल के रहेंगे और विकास की बात होगी। तो उस पे राजनीति क्यों नहीं हो रही है, विकास पे राजनीति क्यों नहीं हो रही? मेरा सीधा सा सवाल, इस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती है? ठीक है, मैं इसका जवाब के शर्मा जी से ले लूं, लेकिन उससे पहले श्रीराज नायर जी जो बजरंग दल को लेकर, मैं के शर्मा जी एक सेकंड, बाकी मेहमान फिर रह जाएंगे, एक एक कमेंट उनका ले लूं, फिर मैं चर्चा को ओपन कर दूंगी। के शर्मा जी आप दीजिएगा तमाम आरोपों का जवाब, लेकिन श्रीराज नायर जी जो बात अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे, उन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो पढ़कर बताया कि क्यों बजरंग दल को लेकर कांग्रेस ने यह फैसला लिया है, क्यों जरूरी है बजरंग दल को बैन करना। अगर उपद्रव फैल रहा है, अगर नफरत फैल रही है, तो कांग्रेस का साफ एजेंडा है कि हम तो बैन करेंगे। देखिए, बजरंग दल के बारे में अगर कोई कुछ कह सकता है तो मैं अधिकृत रूप से विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है बजरंग दल। स्थापना का मूल उद्देश्य था सेवा, संस्कार और सुरक्षा। और आप देखिए, जब से बजरंग दल की स्थापना हुई है, बजरंग दल ने केवल देश हित के काम किए, राष्ट्र हित के काम किए, धर्म हित के काम किए, गौरक्षा के काम किए, वृक्षारोपण के काम किए और अनेकों सेवा कार्य बजरंग दल कर रहा है। अब कांग्रेस का डीएनए जो है वो हिंदू विरोधी डीएनए है। ये वही पार्टी है जिन्होंने राम मंदिर बनने के लिए न बने इसके लिए सारे हथकंडे अपनाए, सारे रोड़े अपनाए, बड़े से बड़े वकील खड़े कर दिए। ये वही पार्टी है जिन्होंने संतों पर गोली चलाई है। आज ये हमको जबरदस्ती इनके राजनीतिक ड्रामेबाजी में घसीटा जा रहा है। आज इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, इनकी पार्टी सिर्फ छोड़ करके जा रहे हैं, तो बजरंग दल को ये एक सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। पीएफआई एक पहले से बैंड संगठन है, एक प्रतिबंधित संगठन है और वहां तो ऑलरेडी उसको पर बैन लग चुका है। बजरंग दल का इससे कोई सरोकार नहीं है। बजरंग दल एक राष्ट्र हित में कार्य करने वाला संगठन है, युवाओं का संगठन है, कॉलेज गोइंग युवाओं का संगठन है, पढ़े लिखे युवाओं का संगठन है और कोई लॉ एंड ऑर्डर या न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेता। ये जबरदस्ती कांग्रेस के ही कुछ लोग जो बजरंग दल का चोला ओढ़ करके गैर कानूनी काम करके बजरंग दल का नाम खराब करने का पहले से ही प्रयास करते आ रहे हैं। अब बजरंग दल इसके लिए भी जवाब देगा। इनको मालूम पड़ जाएगा कर्नाटका चुनाव में इसकी बहुत बड़ी इसको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। तो चुनावी नतीजे बताएंगे, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन आदिल हसन साहब, अब आरोप पूरे विपक्ष पर है और आप तो सबको एक ही तराजू में तोलते हैं। अभी बजरंग दल पर बैन की बात कांग्रेस कर रही है, तो फिलहाल तो आपको कांग्रेस बहुत अच्छी लग रही होगी आदिल हसन जी, या अभी भी कोई सवाल है कांग्रेस से? नहीं, सवाल तो हर दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों से रहेगा। कांग्रेस को राजस्थान में भी बजरंग दल की एक्टिविटी सस्पिशियस रही है, उस पर भी कर दीजिए, छत्तीसगढ़ में कीजिए, झारखंड में भी कीजिए, मॉब लिंचिंग में नाम आया है, इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस मान लीजिए कर्नाटका में कर रही है, लेकिन सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया है। जो भी संगठन ऐसा रहेगा उस पर बैन होता है। सरदार पटेल से मजबूत गृह मंत्री देश ने उससे ज्यादा कोई नहीं दिया है। सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया है। आरएसएस जब बैन हो सकती है तो बजरंग दल और पीएफआई क्या है? सब बैन हो सकता है। और दूसरी बात आपको बतला दे, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी 20 और 22 जनवरी में, उसमें साफ साफ आईजी और डीजीपी ने रिपोर्ट दिया है कि बजरंग दल, हिंदू सेना, पीएफआई सब पर बैन होना चाहिए। देश के डीजीपी और आईजी ने होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को आदिल हसन जी, आप बार-बार मेरे साथ चर्चा में उस मीटिंग का जिक्र करते हैं। मुझे लगता है आपके पास वो पुख्ता दस्तावेज होंगे, वो पुख्ता सबूत होंगे जब आप उस मीटिंग का जिक्र करते हैं। मेरी नजर में नहीं है वो बैठक और मेरी नजर में नहीं है वो बातें। आप जरा मुझे बताइए ताकि के शर्मा जी उस पर जवाब दें। इसका रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। बिल्कुल व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर, लेकिन प्रूफ के साथ बताइए। आदिल हसन जी, प्रूफ के साथ बताइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ कह रहे हैं कि है, एक तरफ कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने हटा दिया है। दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती हैं। हटा दिया वेबसाइट से, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। अरे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, पूछ लीजिए। होम मिनिस्टर हटा दिए, 5 दिन वेबसाइट पर थी, उसके बाद हटा दिया उन्होंने डर से। देश के गृह मंत्री का वेबसाइट। ठीक है, के शर्मा जी इस पर छोटा सा जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार आदिल हसन जी ये मुद्दा उठाते हैं। आप क्यों हटा देते हैं? आप नहीं पता सर, कोई बात नहीं, नहीं पता है, आपने बता दिया, पूछ रही हूँ सवाल। क्यों डरते हैं भाई, क्यों डरते हैं? कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? पूछिए मैडम, कौन डर रहा है? सवाल पूछ रही हूँ ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। के शर्मा जी, के शर्मा जी क्यों वेबसाइट हटाते हैं? पूछिए, रिपोर्ट क्यों हटा दिया? पहले तो मुझे इनकी अज्ञानता पर बहुत हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगा दिया है, बैन लगा हुआ है। इनको यही नहीं ज्ञान है कि ठीक है, सरदार पटेल ने लगाया था, एक बार नहीं लगाया था जनाब,
3 बार लगाया है कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस पर, और तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रतिबंध को खारिज किया है। सरदार पटेल, तो पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर डिबेट करने के लिए बैठिएगा। ऐसे क्यों जाकर झूठ बोलते हैं? जो झूठ इसके लिए बोल रहे हैं, आपको इसी बात का ज्ञान नहीं है। 3 बार लगाया है, 3 बार कांग्रेस ने लगाया और तीनों बार सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ है प्रतिबंध के खिलाफ थे। हाँ सुन लीजिए, अब तीसरी बात बताता हूं। आरएसएस के लोगों ने हाँ सुन लो भैया। अरे यार, रजाकारों की पार्टी यहाँ पर क्या बात करेगी? रजाकारों की पार्टी से हम यहाँ पर क्या बात करें? अरे अंग्रेज के दरबारियों, अरे इनको बंद कराइए प्राची जी। प्लीज सर, दोनों अपने शब्दों की मर्यादा को रखिए। आप लोग बहस करिए, तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों पर बात करिए। रजाकारों की पार्टी है प्राची जी, इसको क्या? ठीक है आदिल हसन जी, प्लीज आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा सुनने का पेशेंस आप भी रखिए, सुनने का पेशेंस रखिए। आप थोड़ी ना तय करेंगे किसने देश की आजादी में योगदान दिया है और किसने नहीं दिया है। अब एक सेकंड, रतन शारदा जी एक सेकंड, एक बात में पूरी कर, जल्दी से कंप्लीट करिए के शर्मा जी। अब रुकिए एक सेकंड आदिल हसन जी। और दूसरी बात मैं जो ये भी कहना चाहता हूं, जब भदौरिया साहब अभी पर सुना रहे थे, मैं इतने बता दूं, भदौरिया साहब अपने गिरेबान में झांकिए। आप तो निहत्थे राम भक्तों की हत्या करने वाले लोग हैं। ठीक है, आप तो रामचरितमानस पढ़कर जलाने वाले लोग हैं। आप जो है हमें बता रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। के शर्मा जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं के शर्मा जी आपको बीच में रोक रही हूँ, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। रतन शारदा जी, मैं ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी और आपका कमेंट इस पर कि आखिर ये जो फैसला है कर्नाटक में, ये किस तरफ जा रहा है कांग्रेस का। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। रतन शारदा जी, ब्रेक से पहले आपकी कमेंट रह गया था, आपकी टिप्पणी रह गई थी। सर, सबसे बड़ा सवाल कर्नाटक में जो फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है, आज जिस तरीके से चुनाव प्रचार अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि कौन कर रहा है तुष्टीकरण? देखिए प्राची जी, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनके अगर गिरेबान में झांको तो ये आश्चर्य होगा बैठे क्या है। एएमए वाले ऐसे लोग हैं जो टेररिस्टों के लिए वकील खड़े करते हैं, कहते हैं उनका कानूनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हक है। ऐसे लोग बैठे हैं जो आधी रात को दरवाजे खटखटाते हैं टेररिस्टों को बचाने के लिए। ऐसे लोग बैठे हैं जो सरदार पटेल की दुहाई देती हैं, लेकिन सरदार पटेल के लिए जिन्होंने 70 साल उनको कहीं कोई स्थान नहीं दिया। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। ये जो नफरत की राजनीति कांग्रेस के खून में है, आपको याद होगा 2008-9 के अंदर एक झूठा सैफरन टेरर का आरोप लगाया गया, जिसके अंदर बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया, जिनके ऊपर 6-6 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सैफरन टेरर ने चला दिया। 26 नवंबर को हुए आतंकी हमले को इन्होंने आरएसएस की साजिश बता दिया और उन्होंने वो नैरेटिव फैलाते रहे। 1993 में एक एक्स्ट्रा बम, झूठा एक एक्स्ट्रा बम फोड़ने की बम्बई में बात की गई, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम के अंदर जो है बराबरी कर सके। जो हिंदू मुस्लिम बराबरी करने वाले लोग हैं, झूठे आरोप लगा के, वो अगर ऐसी राजनीति करेंगे तो जवाब तो मिलेगा। पीएफआई को बजरंग दल से मुकाबला करते हैं। पीएफआई खून करने के लिए मशहूर है और संघ के में 150 से आसपास संघ के लोग मारे जा चुके हैं, बजरंग दल के मारे जा चुके हैं। कुछ नाम लूंगा, रामलिंगम में तमिलनाडु के, रतन सिंह ये कैटल थीव्स ने मारा था, प्रशांत पुजारी, सुजीत, राजेश, प्रवीण नेटारू, ये सब लोगों के नाम इनको याद भी नहीं होंगे, पर ये सारे इसी इस्लामिक टेरर के शिकार बने। लेकिन ये कहते हैं पीएफ और बजरंग दल एक जैसे हैं। आरएसएस देश के लिए काम करती है, आईएसआई के लिए सप्लाई नहीं करती। और ये ऐसे लोग हैं जो एसडीपीआई से जिनकी दोस्ती है, एसडीपीआई के संधि है, जो पीएफआई का राजनीतिक अंग है, वह जो है बताते हैं कि बजरंग दल और पीएफआई एक बराबर है। दलित एमएलसी जिसका घर जलाया गया बेंगलोर के अंदर, उसको टिकट इन्होंने दिया नहीं। ये ऐसे कांग्रेसी है, ये हमें बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम के आपस के झगड़े के लिए कौन जिम्मेवार है। ठीक है। और ये सारे कारनामे करने वाले लोग ध्रुवीकरण की राजनीति खेलेंगे और ये सोचेंगे भैया सामने बैठे हैं बलूदिया जी, जिन्होंने टेररिस्टों को छोड़ने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन हाईकोर्ट के कारण छोड़ नहीं पाए। ये हमें सिखाएंगे कि टेरर क्या होता है। रामचरितमानस जलाने वाले बताएंगे नफरत की राजनीति क्या होती है। मैं भदौरिया जी और सुरेंद्र राजपूत जी से एक एक करके आपकी बात का मैं उत्तर ले लेती हूँ, आपकी बात का रिएक्शन ले लेती हूँ। पहले सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब दीजिए। इलेक्शन होना उत्तर तो हम देंगे। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, श्रीराज नायर और रतन शारदा जी एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दों की कमी हो गई है। मुद्दों की कमी होने की वजह से शुरुआत आप कर रहे हैं ध्रुवीकरण की और तुष्टीकरण की, और आरोप किसी और पर मढ़ रहे हैं। 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। श्रीराम नायर जी तो खैर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, तो इनकी बात का जवाब देना तो उचित है। और इन्होंने तो बात कही कि डीएनए
अगर हमारा डीएनए खराब है श्रीराज नायर जी, तो आपका डीएनए भी खराब है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के स्थापक सदस्य जो हैं डॉक्टर राजा कर्ण सिंह साहब हैं, जो हमारे ही कांग्रेस पार्टी के थे। तो नंबर एक इस चीज को कर लीजिए, अगर डीएनए पर बात करेंगे तो डीएनए आपका खराब है। एक चीज समझ लीजिए, अगर हमारा खराब है तो इस तरीके की बातें मत करिए। दूसरी बात ये, अरे बदतमीजी मत करिए रतन, शारदा चुप रहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैंने श्रीराज नायर जी को जवाब दिया। अभी दूसरी बात पे आ जाइए प्राची। अच्छा एक रतन शारदा जी और श्रीराज नायर जी प्लीज एक करके, चूंकि आप लोगों ने सवाल पूछे तो उनको जवाब देने दीजिए। एक सेकंड सुरेंद्र जी। और दूसरी बात, रतन शारदा जी जैसे जहरीले लोग राजनीतिक विश्लेषक बनकर के बैठ जाते हैं, तो इनकी जहरीली और बेवकूफी वाली बातों का जवाब हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको मुद्दे बता देते हैं उत्तर प्रदेश इसमें, चूंकि कारण ये है कि ये सब लोग एक जहरीली विचारधारा के लोग हैं। हम कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं डेवलपमेंट के मुद्दे। हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर 40% के पे स्कीम के मुद्दे। अरे श्रीराज नायर जी जवाब दे देते हैं ना, अभी 2 मिनट चुप रहिए सर, वरना मैं आपके बीच में बोलूंगा, अच्छा लगेगा आपको। आप तो भले इंसान हैं, हमारे विरोधी है, लेकिन है तो पढ़े लिखे, है ना। तो आप दो मिनट चुप रहिए। आप कहां ये सर रतन शारदा चक्कर में फंस रहे हैं? ठीक है, हम आपको 2-3 चीजें बता दें। हम तो मुद्दे पे आ रहे हैं, हम तो मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमने तो जो आपको बताया कि जो इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशन और जो जिस तरीके की, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो पीएफआई हो, जो भी देश विरोधी काम करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब रतन शारदा देश विरोधी काम करेंगे तो इनके खिलाफ भी होगी, और सुरेंद्र राजपूत काम करेंगे तो उसके खिलाफ भी होगी, जो संविधान के विरोध में बात करेगा। अब ये झूठी मक्कारी भरी बातें तो हमें नहीं करनी। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि 40% का पीसीएम कर्नाटक को नहीं चाहिए। जिन्होंने 1298 इंडस्ट्री कर्नाटक में बंद कर दी, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता उनके सीएम पर, उनके मंत्री पर यह आरोप लगा करके आत्महत्या कर ले, भारतीय जनता पार्टी का नेता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट। राजपूत जी, बातें अभी आप बैठकर कह रहे हैं, लेकिन अभी जो आपके चुनाव प्रचार हैं उसमें प्रमुख बातें यही है कि आप कभी कह रहे हैं बजरंग दल को बैन कर देंगे, कभी आप प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो सेल्फ गोल कर रहे हैं सर। अरे प्राची जी सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। हम आपको साधुवाद देते हैं, आप बहुत जिम्मेवार प्रस्तुता हैं। हमने तो क्या नाम, ये जो पीएफआई और बजरंग दल और इंडिविजुअल जो हेट्रेड फैलाने का कोई भी काम करेगा, ये एक लाइन में लिखा है, और उसके बाद सारा मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 99.99% में डेवलपमेंट है। पीएफआई और बजरंग दल को आप बार बार एक साथ लेकर आ रहे हैं। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ, जो के शर्मा जी का भी सवाल था कि आप पीएफआई और बजरंग दल को जब एक साथ लेकर आ रहे हैं तो कोई तो सबूत होगा ना आपके पास। पीएफआई कैसे साजिश रचता है, कैसे विदेशी फंडिंग होती है, ये तो सब देश के सामने आ गया। बजरंग दल को भी एक्सपोज कर दीजिए आज। वो सारे सबूत अभी श्रीराज नायर साहब ने दे दिए। उन्होंने कहा कि कुछ गुंडे हैं इनके यहाँ जो गौ हत्या के नाम पर वो करते हैं और वो हमको बदनाम करते हैं। श्रीराज नायर जी नहीं बोला, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है इसमें। मैं फिर से कहता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसा रोता हुआ प्रधानमंत्री कहीं नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। प्रधानमंत्री अपने ऊपर मेरे को गाली दी, मेरे को क्या नाम किलो में गाली दी, मेरे को गिन के गाली दी, मेरे को सांप कहा। अरे नालायक कहना कौन सी बहुत बड़ी बात होती है? नालायक अगर अब सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ बैठकर आप जस्टिफाई करने लग जाएंगे तो बहस किसी और दिशा में चली जाएगी। प्रधानमंत्री को आपने कब क्या क्या कहा है और उसका क्या परिणाम आपको भुगतने को मिला है? ताजा उदाहरण गुजरात में था सर, रावण के बाद पूरा चुनाव पलट गया था। तो एक सेकंड रुक जाइए अब जरा, चूंकि आप रतन शारदा जी का बार बार जिक्र कर रहे थे, आप पर्सनल अटैक कर रहे थे। मैं एक छोटा सा कमेंट लूंगी, फिर भदौरिया जी से उनकी बात का जवाब दूंगी। इसको तो जेल में बंद होना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज आप बैठकर यहाँ पर्सनल टिप्पणी मत करिए, किसी पे पर्सनल टिप्पणी मत करिए। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज, डिबेट की मर्यादा को रखिए सर आप प्लीज। आपसे उम्मीद कर सकती हूँ मैं, आप सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं आप? रतन शारदा जी जवाब दे दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी इस प्रकार की इंडिया टीवी जैसे भद्र चैनल के ऊपर इस तरह इंडिया टीवी जैसे भद्र चैनल पर इस प्रकार के अभद्र व्यवहार करने वाले, अभद्र उपयोग करने वाले राजपूत, आप अभी चुप रहेंगे और आप इनको चुप करिए। आप प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, मैंने सबको शांत कर दिया था, अब आप भी चुप रहिए और प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा सा लगाम दीजिए। सर आप किसी पर पर्सनल टिप्पणी करके क्या बोल रहे हैं? ये कोई पर्सनल व्यक्ति
ये अभद्र रुक जाइए सर। और जो गैर संवैधानिक देखिए, आप या तो मुझे बोलने दीजिए या फिर मैं ये अरे सुरेंद्र राजपूत जी, आप थोड़ी ना तय करेंगे कौन अभद्र है कौन देशद्रोही है, आप थोड़ी ना तय कर लेंगे बैठे बैठे। रुक जाइए जरा, रतन शारदा जी को अपनी बात रखने दीजिए, 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए। रतन जी, मैंने जितने मुद्दे रखे एक का भी जवाब इस व्यक्ति के पास नहीं था, इस भद्दे व्यक्ति के पास नहीं था, गाली वाले व्यक्ति के पास नहीं था। जितने मैंने तथ्य रखे एक का जवाब नहीं दिया। ये कहने के अलावा कि मैं जहरीला हूं, मैं नालायक हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। भाई साहब, पहले मेरा प्रोफाइल देख लीजिए, आपको अकल आएगी कि मैं कौन हूं। आपको पता ही नहीं है कौन हूं, यहाँ पर बकवास करते हैं किसी के बारे में। मैंने जितनी टिप्पणी की आपने एक का भी उत्तर दिया। आपने बताया कि पीएफआई बजरंग दल के इतने लोग मरे, पीएफआई का क्या किया आपने बताया, कि एसडीपीआई से दोस्ती आपने की, आपने बताया कि आपने बातें क्या उठाई वहां पर। आपने किसी का जवाब नहीं दिया। आपने सेवरेंडर का जवाब दिया, आपने 26/11 का जवाब दिया। आपका जवाब नहीं है। आप थर्ड रेट आदमी है, टीवी पे आते हैं, बकवास करते हैं, कांग्रेस के पीछे लेबल लगा के। कांग्रेस जैसी पार्टी को डुबाने वाले आप जैसे लोग हैं जो तथ्य पे नहीं करते बहस, बकवास करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब रुकिए सुरेंद्र राजपूत। करण सिंह को ने उसका डीएनए खराब है। इन्होंने कहा करण सिंह इनका नेता, उसकी वो राजा करण सिंह, उसका डीएनए खराब है। इन्होंने कहा ये इनकी अकल है। अच्छा चलिए देखिए, तथ्य पर लौटकर आ जाते हैं। ऐसे पर्सनल टिप्पणी होने लग जाएगी तो चर्चा खराब हो जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी, रतन शारदा जी, आपने एक सवाल उठाया था, उस सवाल का जवाब। ढंग के लोगों को बिठाइए, ऐसे घटिया लोगों को मत बुलाइए। ठीक है रतन शारदा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ भदौरिया जी से, क्योंकि आपने एक मुद्दे का जिक्र किया था। सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप कम से कम इस बात घटिया कहेंगे हमें। सुरेंद्र राजपूत जी, तो शुरुआत भी तो आप कर रहे हैं ना, पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए आप दोनों, सुरेंद्र राजपूत जी और रतन शारदा जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। किसने मुझे जो जवाब दिया? टीवी चैनल दोबारा चलाइए, डिबेट देख लीजिए आप। सबने देखा है रतन शारदा जी, सबने देखा, और मैंने तुरंत सुरेंद्र राजपूत जी को रोका भी था। अब जरा मुद्दे पर लौट कर आ जाती हूँ। एक सेकंड, आपने कुछ सवाल उठाए थे, भदौरिया जी उसका जवाब देंगे जो आपने पॉइंट उठाए थे। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये उठता है कि आपकी करीब 25-30 मिनट की डिबेट हो गई और हम सब जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदार चैनल है, इसलिए बैठे हैं कि जनता के मुद्दों पे हम लोग बात करें, आम जनता की बात करें। क्या एक भी शब्द आम जनता की बात हुई? एक भी वर्ड बताइए। सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, बताए कि हमने ये काम किया, इस काम पे मुझे वोट दीजिए। तो वो विपक्ष पे टारगेट कर रही है। अरे विपक्ष तो सत्ता में नहीं है ना, विपक्ष क्या काम करेगी? आप बताइए ना, आपने क्या क्या काम किया। ये आप कांग्रेस जैसे बनना चाहते हैं, ये बता दीजिए। माने आप अपने जब सरकार में आप वहां बैठे हुए हो, जहां जहां आप सरकार में हो, वहां अपना काम गिनाएंगे डंके की चोट पे। जब आप काम गिनाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपकी बात में दम होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है तो आप इधर उधर की बातें करने लगोगे, आप जाति धर्म की राजनीति पे आ जाओगे। आप कॉन्फिडेंस से बताइए ना कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, कॉन्फिडेंस से बताइए हमने इतना रोजगार दिया, कॉन्फिडेंस से बताइए हमने महिला समस्या के लिए ये काम किया, कॉन्फिडेंस से बताइए ना हमने इतनी इंडस्ट्री लगाई, कॉन्फिडेंस से बताइए ना कि हमने इस शिक्षा व्यवस्था में इतने जो नीचे के लड़के थे जिन पे एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी, उनको हमने एजुकेट किया, आज वो पैरों पे खड़े, कितने लोगों को आपने पैरों पे खड़ा करा दिया, ये बताइए ना आप। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्यों नहीं आ रहा है सरकार का? आप क्यों यहाँ पे विपक्ष जैसी बातें क्यों कर रहे हो आप? चलिए के शर्मा, ये कॉन्फिडेंस आप में है कि नहीं है? जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी को कि आप क्यों अपने विकास की बातों को छोड़कर और बाकी दूसरी चीजों पर लग जाते हैं। देखिए, इनको भदौरिया जी को केवल ये यहाँ पर टीवी में चिल्लाना है, इनको क्या मतलब वहां कर्नाटक से? कर्नाटक में तो इनका नाम लेवा कोई नहीं है, न इनके लिए एक सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो, यदि आपको पता हो, माननीय प्रधान, अब फिर बीच में चिल्लाने लगे। ये प्राची जी ऐसे मत डिबेट कराइए ना, बात तो हमें बोलने दीजिए। गुजरात भी है। अनुराग भदौरिया जी, आपने सवाल पूछा है ना, एक सेकंड जवाब ले लूं। आपने जनता के सरोकार का सवाल पूछा है, जनता की आपको चिंता हो रही है। अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड, अरे एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, आपके सवाल आ गए, जनता के सरोकार के सवाल है, अब जनता को जवाब तो जानने दीजिए, या सवाल पूछना ही आपका धर्म हो गया है? अब रुकिए जरा, जवाब आने दीजिए, जवाब दीजिए। हिंदुस्तान मेरा है, ये आप कैसे कहोगे कि हिंदुस्तान? अच्छा चलिए ठीक है सर, आ गई आपकी आपत्ति, आ गई। एक सेकंड रुकिए, आप जवाब लेने दीजिए। अब के शर्मा जी तो जवाब देंगे ना, के शर्मा जी तो जवाब देंगे ना, आपने जो मुद्दे उठाए। अब आइए के शर्मा जी, मुद्दे बता दीजिए। इन्हें हकीकत बता दो तो इनको मिर्ची लगना स्वाभाविक है।
प्राची जी मैं आपको बताता हूँ, 1 घंटे के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों उपलब्धियां गिनाई। और आप कहो तो मैं फिर से गिना देता हूँ इसको कि आज जो है 10 लेन की कोई सड़क यदि देश में बनी है तो वो बेंगलुरु टू मैसूर बनी है, 8,000 करोड़ रुपए का। अब ये चिल्ला रहे फालतू कैसे? भदौरिया जी, जनता के सरोकार की बात अगर आप करते हैं तो जनता का ही उस जनता का ही आप प्लीज हवाला ले लीजिए। आप 2 मिनट के लिए खामोश होंगे तब तो के शर्मा जी से जवाब ले पाऊंगी, ऐसे नहीं चर्चा हो पाएगी। डंके की चोट पर आप जो कर रहे हैं ये नहीं चल पाएगा। 1 सेकंड, मुझे मजबूरन आपकी आवाज को कम करवाना पड़ जाएगा, मजबूरन आपकी आवाज को कम करवाना पड़ जाएगा। भदौरिया जी सवाल पूछे हैं तो उन सवालों का जवाब आने दीजिए। रुकिए 1 सेकंड, ऐसे थोड़ी ना चर्चा होती है। प्राची जी कम कराइए तभी होगा, तो टाइम वेस्टेज है हमारा भी। आप समय खराब कर रहे हैं। के शर्मा जी बोलिए। हाँ, उनका फीडर डाउन नहीं कराना पड़ेगा आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको बहस नहीं करनी है, इनको चिल्ला चोट करनी होती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 घंटे के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों उपलब्धियां गिनाई। और आप कहे तो मैं फिर से गिना देता हूं। पहली बार 10 लेन की सड़क बेंगलोर टू मैसूर 8,000 करोड़ रुपए की वहां पर बनी है। आज वहां पर आप देखिए कि बेंगलोर के अंदर पर पूरे विश्व देश का सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है। आज वहां हेलीकॉप्टर हो, लड़ाकू विमान बनाने के जो है वो काम चालू हो गए हैं। आज वहां धारवाड़ में IIT सेंटर, 80 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, क्या नहीं वहां पर घर घर नल से 3,000 वहां पर जो है नल से जल जो है उसको पहुंचाने की व्यवस्था हुई है। लाखों की संख्या में जो है शौचालय बने हैं वहां पर, गरीबों को वहां अनाज दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ऐसी तमाम उपलब्धियां, और इसी सब उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को गिना भी रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। लेकिन जब आप वहां पर इस तरह का व्यवहार करेंगे, इस तरह से आप गाली गलौज की राजनीति करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे। अभी सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे थे, अरे नालायक बोल दिया तो अरे नालायक कौन है पूरा देश जानता है राजपूत साहब। 20 साल से जो लॉन्च नहीं हो पा रहा है ना, वो नालायक होता है राजनीति में। और अभी आप कमीशन और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, 85% कमीशन की कांग्रेस की सरकार रही है। राजीव गांधी ने स्वीकारा इस बात को कि 1 रुपया भेजते थे 15 पैसा जमीन में जाते था। तो 85 पैसे की भ्रष्टाचार की सरकार चलाने वाले, और भ्रष्टाचार के मामले में मां बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जेल से बेल पर हैं, और आप हमको भ्रष्टाचार की शिक्षा देते हैं। और आज का आप कह रहे हैं कि जो ऊटपटांग शब्द बोलेगा, आज क्या हालत है। आज ही अभी हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट से फिर से आप जो राहुल गांधी के विरुद्ध फैसला आया, उनको रिलीफ नहीं मिली 2 साल की सजा से। ठीक है, क्योंकि आपने पूरे एक समाज का, ओबीसी समाज का अपमान किया है। तो आपके नेताओं के ये कुकर्म, आपके नेता जो है भ्रष्टाचारी, 85% के कमीशन की सरकार चलाने वाले, आप हमको वहां पर भ्रष्टाचार की सुरेंद्र राजपूत जी, DK शिव कुमार से लेके सब जेल से बेल में है वहां पर। के शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत जी, के शर्मा जी तो शुरुआत ही अपने विकास के कार्यों से कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने इतने सारे विकास के कार्य किए हैं और हम बताते हैं, लेकिन आप लोग कभी गाली देने लग जाते हैं, कभी तुष्टीकरण करने लग जाते हैं, मुद्दे हवा हवाई हो जाते हैं कर्नाटक के। आर्यू नायर जी, मुझसे पूछा आपने? नहीं राजपूत जी, राजपूत जी समय सुनिए। हाँ, सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, 5:36 हो गए हैं। आप छोटी सी एक बात हमें बता दीजिए कि सुबह 11 से पहले हमारे पास तो आप ही माध्यम हो, आपने कि प्रधानमंत्री जी के भाषण का कोई भी अंश वो नहीं सुनवाया जिसमें 10 लेन बताई उन्होंने। लेकिन हाँ, ये जरूर सुनवा दिया कि मुझे गाली दी, मुझे सांप कहा, मुझे ये कहा, मुझे किलो में गाली दी, मुझे ऐसा रोता हुआ प्रधानमंत्री जरूर आपने दिखाया। और आपने ये भी दिखाया कि बजरंग बली के नाम पर जितना झूठ प्रधानमंत्री जी ने बोला वो भी देखा, गदा पड़ेगी। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी जो इन्होंने विकास की बात करी तो ये उसी कर्नाटक है। 315% के शर्मा जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे और आप पढ़ लिख करके वो करते हैं। 315% जो है आपके वहां पे टूरिस्टों की उसमें डाउनफॉल हो गया है पिछले 3 साल में। आपके यहां पर 1298 बड़ी यूनिट आपने बंद करा दी है। 86 लाख लोगों का आपने रोजगार छीन लिया है वहां पर। 5.6 लाख करोड़ का कर्जा आपने कर्नाटक के ऊपर कर दिया है। पहला राज्य है जहां पर 898 गांव हैं कर्नाटक के, जहां पर महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं। आप गृह युद्ध कराना चाहते हैं क्या? नंदिनी को आपने किस तरीके से खत्म करने का प्रयास किया, सब देख रहे हैं।
40% का भ्रष्टाचार आप राजीव गांधी जी के भाषण को लेकर के शिखंडी की तरीके से कब तक पीछे छुपेंगे? आप जरा हमें बता दीजिए। बेल्लारी ब्रदर्स राजपूत जी, देखिए अब ये जो आप चर्चा कर रहे हैं ये अच्छा लग रहा है, आप कर्नाटक के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करते हुए नजर आएंगे। आप बजरंग दल की बात करेंगे, आप अगर प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जनता तो आपसे भी पूछेगी ना कि विपक्ष है, आपका भी तो दायित्व है सरकार से सवाल पूछना। हम तो प्राची जी बिल्कुल 2014 से पहले तक जनता सत्ता पक्ष से पूछती थी, और 2000 मीडिया भी और जनता भी सत्ता पक्ष से 2014 से पहले अभी भी पूछ रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, अभी तक आपने चर्चा की नहीं थी, अभी तक इतनी देर से आप बैठे थे, आपने मीडिया पर आरोप नहीं लगाए, आपने आखिर में जाते जाते लगा ही दिए सर। अब मुझे लगता है चरितार्थ हो गया आपका डिबेट में बैठना। चलिए श्रीराज नायर जी, श्रीराज नायर जी, सवाल सुरेंद्र राजपूत जी जो उठा रहे हैं कि अगर दंगा होगा, अभद्रता होगी तो कार्रवाई भी होगी। आर यू के शर्मा जी? बिल्कुल, देखिए ये देश कानून व्यवस्था और संविधान से चलता है, हम सब मानते हैं। देश के अंदर कोई भी गलत करेगा उसको कानून के अंतर्गत सजा मिलनी चाहिए, वो विषय पूरा अलग है। पर यहाँ पे ये बजरंग दल को लेकर के आए हैं, इन्होंने जबरदस्ती कर्नाटक के चुनावों में राजनीति में बजरंग दल को घसीटा है। इसका मूल कारण मैं आपको बताता हूं, वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष है। पिछली बार ये वहां जेडीएस लड़ रही है और मुसलमानों का काफी हद तक सपोर्ट जेडीएस को मिल रहा है। ये देख करके, बौखला करके, डर करके इन्होंने जेडीएस के तरफ और एमआईएम की तरफ या आम आदमी भी लड़ रही है, वहां पर जो मुसलमानों का वोट खिसकता देख करके, डर करके इन्होंने मुसलमानों की तुष्टीकरण करने के लिए बजरंग दल को इनके ड्रामे में जबरदस्ती घसीटा है। बजरंग दल देश भर में रक्तदान शिविर चलाता है, हजारों की संख्या में बजरंग दल के युवा रक्तदान करते हैं। लेकिन हजारों लाखों की समय समय पर जो घटनाएं होती हैं उसमें जो आरोप लगते हैं उसमें भी तो बजरंग दल का नाम बड़े जोरों शोरों से लिया जाता है, उसी को आधार बना रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। प्राची जी, हर्ष कौन था? प्रदीप कौन था? प्रशांत पुजारी कौन था? आप कर्नाटका के डेटा को देख लीजिए, कितने लोगों को पीएफआई और मुस्लिम तंजीमों और जिहादियों ने मारा है, और सामने मुस्लिम वहां पे विक्टिम मुसलमान विक्टिम्स को देखिए। ये जानबूझकर तुष्टीकरण के अंतर्गत इनको मालूम है ये ऊंधे मुंह गिरने वाले हैं, इनका मुसलमान का वोट भी खिसक रहा है, उसको देख करके ये जानबूझकर राजनीतिक ड्रामे में बजरंग दल को ये घसीट रहे हैं। लेकिन वोटर्स 10 तारीख को इनको दिखा देंगे ये पूरी तरह से औंधे मुंह गिरने वाले। मैं राजपूत जी आपके पास आऊं, लेकिन आपने जो सवाल उठाए थे उसके जवाब के शर्मा जी को देने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। के शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं दरअसल आपके पास कुछ नहीं है कर्नाटक में बताने के लिए, इसलिए आप सिर्फ कांग्रेस के शब्दों को पकड़ रहे हैं। नहीं, मुझे तो हंसी आई आज प्राची जी, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि कांग्रेस इतनी हताश निराश, और उनके प्रवक्ता ऐसे हताश निराश हो गए हैं कि राजीव गांधी को शिखंडी बता रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी जाके इसको सुनिएगा क्या बोल रहे हैं आप। आपने राजीव गांधी को शिखंडी बता दिया, ये इस तरह आपकी हो गई। आपके नेता हैं जनाब। मैं ये कहना चाहता हूं फिर भी आज प्राची जी, कांग्रेस को यहाँ पर ये नहीं समझ आ रहा है, उनको लग रहा है जमीन खसक रही है, इसीलिए वो मुद्दे पे मुद्दे बदल रहे हैं। आज वो मुद्दे बदल रहे हैं, कभी वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, कहीं वो किसी तरह का तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। इन्हीं के नेता सिद्धारमैया भी कहते घूमते थे कि हम पीएफआई का वो देखेंगे, हम उनका बैंड लटाएंगे, यही कांग्रेस के लोग कहते हैं वहां पर, और आज उसको दूसरी तरफ से रख रहे हैं। तो ये तुष्टीकरण की जो वहां पर स्थिति है, और इससे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में बुरी तरह चुनाव हार रही है। अब उनके पास स्थिति वह नहीं बची तो आने है, वाला वक्त बताएगा के शर्मा जी किसके मुद्दे सही और किसके मुद्दे गलत। फिलहाल वक्त हो गया है खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।